हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो अपना डिस्कशन जारी कर रखा था जिस ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड का, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहे थे, उसी में हम लोग अपने उसी डिस्कशन को जारी रखेंगे। इसमें आप समझ लीजिए कि जो उत्पाद है या मूल्यवर्धित विधि है, इसमें क्या है कि मूल्यवर्धित की गणना करते समय जब भी हम लोग वैल्यू एडिड की बात कर रहे हैं तो हम फर्म से उत्पादन का मूल्य ले रहे हैं। हम क्या मूल्य ले रहे हैं कि फर्म ने कितना उत्पादन किया साल भर में, इसी की तो बात कर रहे थे। और प्रोडक्ट मेथड में आना भी चाहिए क्योंकि उत्पाद विधि लिखा हुआ है, तो हमने कितना उत्पाद किया इसकी बात करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर हमें यह बताया जाए कि फर्म ने कितना सेल्स की, सेल्स मतलब फर्म की बिक्री कितनी हुई, तो मान लीजिए फर्म ने 1000 रुपए का सामान बनाया। अब 1000 में बिका 600 रुपए का ही, तो 400 रुपए का जो सामान नहीं बिका वो आप अगले साल प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे, उसको फेंक तो नहीं दिया जाएगा। तो वो जो 400 रुपए का सामान बिक गया है, बच गया है, जो अविकृत है, जो नहीं बिक पाया, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्वेंट्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इन्वेंट्री। अच्छा, अब थोड़ा ये सोचो कि कोई ना कोई तो फर्म ऐसी होगी जिसका सामान पहले से भी बचा होगा। जैसे हम लोगों ने इस वाले उदाहरण में तो ये माना कि इसी साल कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया, फर्म ने काम करना स्टार्ट किया। कोई फर्म ऐसी होगी जो पिछले साल से काम कर रही थी, उसके बाद पहले से भी कुछ सामान बचा हुआ था 200 रुपए का, उसने इस साल 1000 रुपए का सामान बनाया दूसरी फर्म ने, तो कुल मिलाकर के उसके पास 1200 रुपए का सामान हो गया था, लेकिन ये लोग 800 रुपए का ही बेच पाए, तो इनके पास फिर से 400 रुपए का सामान बच गया। तो पहले 200 रुपए का था, अब 400 रुपए का सामान बच गया, तो इनका जो सामान बच गया है, इनकी इन्वेंट्री बढ़ गई है। इसी को हम लोग बोलते हैं माल सूची हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते क्या है, इन्वेंट्री। ये जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो अविकृत स्टॉक है, इसी को हम लोग बोलते हैं माल सूची। अच्छा, साथ में एक और चीज होती है, आप जो सामान बना रहे थे, ठीक है, मान लीजिए कि आप कुछ भी बना रहे हैं, आप बैग बना रहे हैं, आपके जो बैग होता है ना, बैग बनाने का आपका व्यापार है। अब बैग बनाने में आपके पास कुछ ऐसे बैग्स हैं जो पूरे बने बनाए रखे हुए हैं, वो बिक नहीं पाए, वो तो आपकी इन्वेंट्री हो गई। लेकिन कुछ बैग्स ऐसे भी हैं जो आधे ही बन पाए थे, ठीक है, आधी सिलाई हुई है, उसमें चेन नहीं लगी है, अभी चेन लगना बाकी है, ठीक है, ऊपर से कुछ जो कलर करके प्रिंट करना होता था वो बाकी है। तो जो आधा अधूरा सामान बना हुआ है ना, वो भी इन्वेंट्री का हिस्सा होता है, ठीक है, वो पूरा नहीं बन पाया, बेचने वाली स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी वो इन्वेंट्री है। और उसी के साथ में जो आपने कच्चा माल खरीदा हुआ था, कपड़ा खरीदा हुआ था, आपने चेन खरीद रखी है, वो भी पड़ा हुआ है, वो भी इन्वेंट्री है। तो माल सूची में क्या चीजें आती हैं, जो कंप्लीटली बन चुका है, बिका नहीं है वो, यानी कि पूर्ण निर्मित फिनिश्ड गुड, लेकिन अनसोल्ड जो बिका नहीं है, अर्ध निर्मित है, आधा अधूरा बना है वो भी, और जो कच्चा माल आपके पास बचा हुआ है जो आप अभी यूज करोगे, इन सबको मिलाकर के इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इसको भी हम लोग कभी कभी अपना जो प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी निकालने वाला तरीका है उसमें प्रयोग करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते, डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ठीक, इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, जो मैंने बताया वही सारी चीजें यहां पर आएंगी। अविकृत निर्मित वस्तुओं, अविकृत निर्मित वस्तु मतलब निर्मित हो चुकी है लेकिन बिकी नहीं है, या अर्ध निर्मित है, बिक्री करने की स्टेज में नहीं लेकिन आधी अधूरी है, या कच्चे माल का स्टॉक जो एक फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक ले जाती है, उससे माल सूची कहते हैं। एक वर्ष से अगले वर्ष तक का क्यों, क्योंकि हम लोग एक ही साल का काउंटिंग पीरियड रखते हैं, उसी में हम लोग सारी चीजों की गणना करते हैं, जीडीपी गणना भी करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है इन्वेंट्री, ठीक है, माल सूची। अच्छा, जो माल सूची है एक स्टॉक परिवर्त है, ठीक है। क्या है, स्टॉक है। स्टॉक मैंने बताया था ना कि जो पानी का टैंक होता है वो स्टॉक होता है। तो इसमें पहले 200 चीजें रह गई थी, अगले साल इसमें बढ़कर के 400 हो गई, तो स्टॉक आपका बढ़ गया। क्या हो गया, स्टॉक आपका बढ़ गया। लेकिन इसमें जो परिवर्तन हुआ, वो जो परिवर्तन है उसको हम लोग फ्लो वेरिएबल बोलते हैं। वो क्या होता है, वो प्रवाह होता है। यहां पर क्या है, ये आपका एक स्टॉक परिवर्तन स्टॉक होता है। अच्छा, तो जो इन्वेंट्री है, समझ रहे हैं ना, वो क्या है, माल सूची या इन्वेंट्री एक स्टॉक परिवर्तन एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जितना भी सामान इकट्ठा हो रहा है, जो इकट्ठा पड़ा हुआ है, उसमें जो चेंज है वो फ्लो है। लेकिन ये तो अगर आप सिर्फ इन्वेंट्री की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक स्टॉक वेरिएबल है। अच्छा, अब समझिए, यदि वर्ष की शुरुआत की तुलना में माल सूची या इन्वेंट्री का मान वर्ष के अंत में कम है, ठीक है, तो ऐसा है कि मान लीजिए स्टार्टिंग में 500 आपके पास पड़ा हुआ था, अंत में 200 ही बच गया, तो क्या हो जाएगा, तो माल सूची ह्रास अब संचय हो जाता है, तो माल सूची आपकी कम हो गई। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपए का सामान पहले से पड़ा हुआ था, आपने क्या किया, 1000 रुपए का सामान साल भर के दौरान बनाया, तो हम साल भर के दौरान बनने वाले सामान को ही जीडीपी में काउंट करते हैं, साल भर के दौरान ही देख रहे हैं। लेकिन हमें साल भर में कितना बना वो नहीं दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि स्टार्टिंग में 500 रुपए का था, बाद में आपके पास 200 रुपए का बचा,
और आपको यह बता दिया गया है कि आपने 1300 रुपए का सामान बेचा। क्या बताया गया है? आपको ये 1000 दिया नहीं गया है, आपको दे रखा है कि भाई 500 रुपए का पास आपके पास पहले से सामान था, ठीक। आपने 1300 रुपए का सामान बेचा, तो आप ये सोचोगे कि 500 रुपए का पहले से था, मान लो हमने कुछ x रुपए का सामान बना दिया, लेकिन उसमें से हमने 1300 का बेच दिया, उसके बाद हमें कितना मिल रहा है? उसके बाद ही तो हमें 200 रुपए बचा है। क्यों? क्योंकि हमें बता रखा है कि 200 रुपए की इन्वेंट्री रह गई है। तो पहले 500 की थी, अब 200 की रह गई, तो निश्चित रूप से कम हो गई है। और इसी कम होने को हम लोग क्या बोल देते हैं? ह्रास बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं अपसंचय। संचय मतलब जुड़ना, अपसंचय मतलब घटना। इसी को इंग्लिश में शब्द होता है डिक्यूमुलेटेड। क्या होता है? डिक्यूमुलेटेड, ठीक है, लेटेड, LATED, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही उल्टा होता है इसका, एक्यूमुलेटेड संचय को बोलते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड का एग्जाम उल्टा होता है, तो ये आपने एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी याद कर लिए। अच्छा, एंटोनिम्स ही था वैसे तो ये। अब 500 रुपए आपके पास पहले से था इन्वेंट्री, और 200 रुपए बची है, आपने क्या बनाया? ये जो बनाया ये महत्वपूर्ण है, जब हम लोग गणना करेंगे किसकी? एक साल में वैल्यू एडिशन की। अब ये x निकालना, क्योंकि हम लोग उसमें प्रोडक्शन की बात करते थे, तो वहां पर अगर हमको पूछा रहा है कितने रुपए का सामान बेचा, तो क्या करेंगे? 500 से आप 1300 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस ऋण 800 बराबर 200। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा? x आपका आ जाएगा 1000। और ये x क्या है? ये x वही तो है जो आपको साल भर में प्रोड्यूस किया गया। तो हम लोग जब जीवीए की बात करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करेंगे, तो ये x निकालेंगे। अब यहाँ पर अगर फिर से कुछ इंटरमीडिएट गुड्स का यूज किया जा रहा होगा, दो चीजें अलग अलग है। इंटरमीडिएट में क्या होता था? मध्यवर्ती वस्तुएं होती थी। मध्यवर्ती वस्तुएं वो जिनको आपने प्रोडक्शन में यूज किया था एज इट इज। जैसे आपने 200 रुपए का जब ब्रेड बनाई थी, तो 50 रुपए का गेहूं यूज किया था, पुराना वीडियो याद करिए। तो वो जो 50 रुपए का था वो क्या था? वो 50 रुपए इंटरमीडिएट था, मध्यवर्ती वस्तु थी। ऐसे यहाँ पर क्या है? हम तो ये टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स और इन्वेंट्री अलग अलग चीजें हैं। इन्वेंट्री क्या है? जो आपके पास जमा हुआ माल है, जिसको आप एक साल से दूसरे साल में ले जा रहे हो, जो बिका नहीं रह गया, या अर्धनिर्मित है, या फिर कच्चा माल आपके पास स्टोर में पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये सारी चीजें आगे समझ में। अच्छा, अब यही सारी चीजें आपको लिखी हुई बताई गई है। एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन कितना हुआ? वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी उदाहरण लिया था, उसमें मान लीजिए फर्म ने 1000 इकाई बनाया, लेकिन बिक्री कर दी 1300 की, तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन क्या हो गया? परिवर्तन हो गया ऋण 300 का। ऋण 300 का परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? नकारात्मक परिवर्तन, मतलब घट गई है इन्वेंट्री, माल सूची कम हो गई है, ठीक। अच्छा, तो इसी को क्या लिखा हुआ है? चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द ईयर, इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। सीधी सी बात है भाई, आप 1000 रुपए का सामान बना रहे हो, बिका 800 का ही, तो आपके पास जो जमा था वो बढ़ जाएगा, और 200 से बढ़ गया। लेकिन आपने बनाया 1000 रुपए का, और वो 1300 का आपने बेच दिया, तो 300 से घट जाएगा। तो जो इकट्ठा हो रखा है पहले से, वही तो माल सूची है, और वो बढ़ जाएगी, एक बार घट जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें कौन सा फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? बहुत सारे बच्चे इसको बैठ करके रटते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं, आप समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगा करके वहां पर लिख करके चले आओगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या है? ये जो चिन्ह है, देखिएगा, यहां पे हम लोगों ने इस चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। ये चिन्ह क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं तादात्म्य का चिन्ह है, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी का है, और आइडेंटिटी को सर्वसम्य भी बोलते हैं। आप लोगों ने कभी पढ़ा है? ये गणित में पढ़ा होगा कक्षा 8 में। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है, जिनको याद नहीं है, वो भी याद कर लें। ये क्या होता है? ये आपका होता है a + b का होल स्क्वायर। हम लोग ऐसे लिख देते थे। वास्तव में आप इसको अगर ऐसे लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि a और b का आप कोई भी मान रखोगे, कुछ भी मान रखोगे, ये हमेशा ही रहेगा। तो जब इस साइड में आप कुछ भी लिख दो और इस साइड में आप कुछ भी लिख दो, उसके बाद भी अगर हमेशा बराबर है, तब हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे 2 + 2 है, ये आपका 4 होता है, ठीक। अच्छा, तो यहां पर आप क्या रखोगे? 2 + 2 हमेशा ही, चाहे यहां पे 2 और 2 है तो यहां पे 4 ही आएगा, कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 2 × x अगर 4 लिखा हुआ है, तो 2 × x = 4 अगर है, तो x अगर एक चर है, x का मान कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपने x का मान 1 रखा तो क्या ये 4 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसलिए आप यहां पर ये सर्वसम का नहीं लगा सकते, ठीक है। ये जो चिन्ह है तादात्म्य का नहीं लगा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब x 2 है तब इसके बराबर हो रहा है। तो x कुछ भी मान ले सकता है, x तो चर है। तो अगर x कुछ भी मान ले सकता है और वो कुछ भी मान रखते हुए अगर ये चीज संतुष्ट नहीं हो पा रही है, तो हम तीनों बार ये ऐसे लाइन नहीं खींच सकते, 2 बार ही खींचेंगे तो बराबर बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है, इसको तादात्म्य बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, सर्वसम्य बोलते हैं, इसको बताता है। ये हम लोगों ने क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि यहां पर देखो, जो चेंज हो रहा है किसी की इन्वेंट्री में, माल सूची में परिवर्तन हो रहा है, वो हमेशा ही
जो कंपनी ने बनाया, प्रोडक्शन किया और जितना बेचा उसको घटा दिया आपने, वो जो अंतर आया है उसको घटाने के बाद से जो रिजल्ट आया वही आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री में परिवर्तन। तो सीधी सी बात है, इसमें भी कौन सी दिमाग लगाने की बात हो गई। ठीक, अच्छा ये भी हम लोगों ने देख लिया, इसी को क्लीन कर देते तो आपको और अच्छा दिखेगा। हम 2 गुणे x बराबर, इसको ये 4 नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है, ठीक है, क्योंकि हर स्थिति में x का मान बदल जाएगा तो 4 नहीं रहेगा फिर ये, ठीक है। तो ये क्योंकि हमेशा संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसमें ये जो अपना चिन्ह है इसको यूज नहीं करेंगे। अच्छा और कुछ है इसमें, और कुछ भी है। फर्म का मूल्य वर्धित, अब समझिएगा हम लोगों ने पहले क्या बात की थी, मूल्य वर्धित का मतलब क्या था, वैल्यू एडेड। तो एक फर्म जो वैल्यू एडेड कर रही थी, क्या वैल्यू एड कर रही थी, फर्म के उत्पादन का मूल्य, जितना भी उत्पादन किया था फर्म ने, लेकिन उसमें से हम लोगों ने इंटरमीडिएट गुड्स थे उनको घटा दिया था, मध्यवर्ती को घटा दिया था, फर्म द्वारा उपयोग किए गए मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। ठीक है भाई, फर्म ने 1000 रुपए का सामान बनाया और इसमें 100 रुपए का पुराना यूज किया हुआ था, तो हमारा 900 ही तो बचा। ये जो 900 है यही तो वैल्यू एडेड है, यही तो मूल्य वर्धित है, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा इसी को इंग्लिश में लिख दिया गया है। अब क्या किया, इसी को जो हम लोगों ने पुराना लिखा हुआ था इसी में समझ लो आप उल्टा कर देते हैं। ये जो है अगर हमसे बोला जाए फर्म के उत्पादन का मूल्य बताओ, तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस चिन्ह है इसको इधर ले जाएंगे और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो फर्म का मूल्य वर्धित में आप जोड़ दोगे फर्म का द्वारा उपयोग किए गए मध्यवर्ती वस्तु को। तो अगर मूल्य वर्धित में आप मध्यवर्ती को जोड़ दोगे तो आपको फर्म का उत्पादन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसी फॉर्मूले से आपको सीधे सीधे देख रहा होगा, फॉर्मूला सोचने की जरूरत ही नहीं है यार। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मध्यवर्ती को आपने ऐड कर दिया, मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट को ऐड कर दिया। किसके साथ ऐड कर दिया, जो वैल्यू एडेड था, जो आपका मूल्य वर्धित था, उसके साथ जब आपने ऐड कर दिया तो आपको जो प्रोडक्शन की वैल्यू वो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा, जो फर्म ने कितना उत्पादन किया, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, फर्म का उत्पादन, दोनों को जोड़ दिया, मूल्य वर्धित प्लस फर्म द्वारा उपयोग किए गए मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, जो भी मूल्य था। अब इसी को समझ लीजिए, ये जो लिखी हुई है ना, इसी चीज को समझना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फर्म का उत्पादन ही तो निकालना है, हमें वैल्यू एडेड निकालना है क्या, प्रोडक्ट मेथड में हमें वैल्यू एडेड निकालना है। अब इसी में एक वर्ष के दौरान, एक साल में एक फर्म की जो माल सूची में परिवर्तन कितना हुआ, यहां पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फर्म का उत्पादन निकालना है। ये जो नई चीज आ रही है, अब नई चीज नहीं, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फर्म की माल सूची में परिवर्तन हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, देखिएगा अभी ये पढ़ा हुआ था। फर्म की माल सूची में परिवर्तन क्या था, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, जो भी फर्म ने उत्पादन किया है, माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। सिंपल, ठीक। अच्छा अब यहां पर आप ये समझ लीजिए, यहां पे हम लोगों ने कर क्या दिया है, हम लोगों ने ये कर दिया है कि जो फर्म का उत्पादन है इसमें से ही आप बिक्री घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो इन्वेंट्री में चेंज हुआ है, माल सूची में परिवर्तन हुआ है, तो माल फर्म का उत्पादन में से ही आप घटाना है। अब फर्म का उत्पादन अगर इसके बराबर है तो आप इसमें से भी घटा सकते हो भाई। आप ये देखो, क्लीन करता तो आपको समझाएगा, ये पूरी तरह से हमेशा इसके बराबर है और आपको दे रखा है कि इसमें से अगर आप बिक्री जो आपने की है वो घटा दोगे तो चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, जो भी आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ, जो इन्वेंट्री थी, जो माल सूची थी, उसमें जो परिवर्तन वो आ जाएगा। तो अगर ये हमेशा इसके बराबर, तो इसमें से भी अगर आप बिक्री की हुई चीज को घटाओगे तो अभी तो आपको क्या मिल जाएगा, जो परिवर्तन हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा लगा देते हैं हम लोग मैथ्स में परिवर्तन के लिए, तो चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा यही चीज आपकी आगे इन्होंने लिख दी है, कहां पे लिख दी है, यही इसी फॉर्मूले में, देखिए और कुछ नहीं किया है। अब क्या किया, फर्म की माल सूची में परिवर्तन के लिए मूल्य वर्धित प्लस फर्म द्वारा उपयोग के मध्यवर्ती वस्तु में इन दोनों को जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि वास्तव में इन दोनों को मिलाकर के ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें वही हैं जो फर्म ने प्रोडक्शन किया हुआ है। तो फर्म का प्रोडक्शन को ये दोनों जोड़ करके आ रहा है, पिछले स्लाइड्स में था। अच्छा और इसी से आपने एक वर्ष की जो बिक्री घटा दी तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक फर्म के माल सूची। अब ये सारी चीजें पता क्या है, आप सोचो कि ये सारी इतनी सारी चीजें क्या आ रही हैं, कुछ नहीं है। सारी चीजें आपको कुछ चीजें दी जाएंगी, कुछ पूछी आ सकती हैं, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप आराम से नीचे रफ पर सोच करके करोगे तो आपको आ जाएगा। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप 2-3 बार देखोगे आपको दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन अलग अलग चीजें हमें दी जाती है, इसलिए हम अलग अलग टाइम पर प्रोडक्ट मेथड के अंदर ही अलग अलग तरह से गणना कर सकते हैं, जीवीए की, जीडीपी की, राष्ट्रीय आय की। अच्छा तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो देख सकते हैं, बाकी सारी वही सारी चीजें हैं। अब समझिएगा, जो माल सूची है, समय समय पर माल सूची में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए यह एक प्रवाह परिवर्तन है। जो इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री है, मैंने बताया था ये तो आपका स्टॉक वेरिएबल होता है, तो स्टॉक होता है, ठीक। लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री अगर बोला जाए, क्या बोला जाए, चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। जो आपकी माल सूची में परिवर्तन हो रहा है, वो तो परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लो हो जाएगा, वो स्टॉक नहीं रहेगा, वो हो जाएगा फ्लो। तो यहां पर किसी की बात की जा रही है, समय पर माल सूची में परिवर्तन,
तो जो माल सूची में परिवर्तन है, माल सूची नहीं, माल सूची तो आपका स्टॉक है, लेकिन माल सूची में परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका फ्लो हो जाएगा। आ रही बात समझ में? गलती कर देते लोग इसमें, माल सूची इन्वेंट्री वो स्टॉक है, लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री वो आपको फ्लो हो जाएगा। तो एक फ्लो परिवर्तन है, ये भी हम लोगों से समझ लिया। इसी में माल सूची को पूंजी के रूप में माना जाता है। पूंजी क्यों? स्टॉक वेरिएबल होता है, पूंजी भी। माल सूची को क्यों माना जाता है भाई? आपके पास 200 रुपए का सामान पड़ा हुआ था जिसको आप बेच सकते हो, ठीक। अब क्या हुआ, आपने साल में 1000 रुपए का सामान बनाया, आपके पास 1200 का हो गया, लेकिन आपने 700 रुपए का ही सामान बेच पाया, तो आप 500 रुपए का सामान आपके पास पड़ा हुआ है। तो ये जो सामान पड़ा हुआ है, पहले 200 का पड़ा हुआ था, 500 का पड़ा हुआ है, ये सामान कल को आप बेचोगे तो आपको पैसे मिल सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपको भविष्य में पैसे लेकर के आ सकती है उसको हम लोग परिसंपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसंपत्ति। इंग्लिश में उसको बोल देते हैं एसेट, ठीक है। तो एसेट क्या होता है? जो भविष्य में पैसे लेकर के आ सकता है। अब ये जो आपके पास सामान पड़ा हुआ है, ये भविष्य में पैसे लेकर के आएगा कि नहीं आएगा? तो एक तरह की ये पूंजी है, परिसंपत्ति है। अब परिसंपत्ति और पूंजी हम लोग अकाउंटेंसी में अलग तरह की बात करते हैं, जब लेखांकन की बात करेंगे। यहाँ पर अर्थशास्त्र में वो ये चीज है जो एक तरह से आपने अपने व्यवसाय में निवेश कर दिया है, इसलिए उसको हम लोग पूंजी की तरह ट्रीट करते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? एक फर्म की पूंजी के स्टॉक को जोड़ने को निवेश के रूप में कहा जाता है। तो पूंजी का मतलब क्या क्या? मशीन्स आती हैं, बिल्डिंग आती है, आपने एक और कमरा बना दिया तो आपने निवेश ही तो किया। तो अगर पूंजी में आप कुछ जोड़ रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? निवेश। तो अगर आप का जो इन्वेंट्री है, जो माल सूची है, वो बढ़ जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? निवेश हो रहा है, ठीक है। तो स्टॉक के बढ़ जाने को भी निवेश बोलते हैं, ठीक है। कि कोई जो भी आपकी माल सूची थी वो बढ़ गई है तो निवेश हो गया। क्यों? क्योंकि जो माल सूची है वो एक तरह का स्टॉक है, एक तरह की पूंजी है। पूंजी को बढ़ने को हम लोग बोलते हैं निवेश। भाई आपके पास, आपने बोला कि आपने कंपनी में 1 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। एक थोड़े दिन पहले की डिबेट थी, रजत समथिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, एक जर्नलिस्ट है, मुकेश अंबानी का इंटरव्यू ले रहे थे। तो मुकेश अंबानी साहब से पूछा कि जियो को जब आपने स्टार्ट किया था तो उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ था। कितने का किया हुआ था? 1.5 लाख करोड़, ठीक है। तो अंबानी साहब बोलते हैं 1.5 लाख करोड़ का नहीं है, आपका फिगर गलत है, 1.5 लाख नहीं 2.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। तो ये जो निवेश हुआ है वो क्या हुआ है? पूंजी लगाते जा रहे हो। तो आपने 1.5 लाख से 2.5 लाख किया, तो आपने 1 लाख करोड़ रुपए और लगा दिए। तो जो और लगा दिए वो क्या किया? निवेश किया है। तो पूंजी को बढ़ाता जाना कैसे बढ़ती है? जब आप उसमें निवेश कर रहे होते हो। तो यहां पर क्या हो जाता है कि जो आपका माल सूची है वो तो पूंजी मान लिए, अब पूंजी बढ़ी तो उसको निवेश बोलते हैं। तो माल सूची यानी कि इन्वेंट्री बढ़ेगी, उसको भी तो निवेश बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है? इसीलिए एक फर्म की माल सूची में बदलाव को निवेश के रूप में माना जाता है। बदलाव कैसा? सकारात्मक। अगर बढ़ गई है तो, अगर कम हो गई है तो निवेश का उल्टा हो गया ना, विनिवेश हो गया। फिर तो जैसे आपके पास शुरू में 500 रुपए की इन्वेंट्री थी, बाद में आपके पास 250 रुपए की बची, तो क्या बोलोगे? 250 रुपए कम हो गया। तो यहाँ पर 250 रुपए की जो आपके पास पहले से सामान पड़ा हुआ था 500 रुपए का, वो 250 का बचा, कि 250 रुपए का सामान जो बचा बचाया था वो भी आपने बेच दिया, जो प्रोड्यूस किया था वो मिला करके। तो प्रोड्यूस किया हुआ तो वो तो बेचा ही बेचा, साथ में 500 रुपए का था वो 250 का ही रह गया, यानी कि 250 रुपए का उसमें से भी सामान चला गया। तो वहां पर निवेश का उल्टा हो गया, ठीक। आगे बात समझ में? अच्छा, इसी को क्या लिखा हुआ है कि जो पूंजी है वो एक स्टॉक परिवर्त होता है, और जो निवेश है वो एक प्रवाह परिवर्तन होता है। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके थे, ठीक है। आगे बात समझ में? कैपिटल इज अ स्टॉक वेरिएबल व्हाइल इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो वेरिएबल, ओके। अब इसी में माल सूची में निवेश की अलग अलग तरह की श्रेणियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि माल सूची बढ़ जा रही है तो भी एक तरह का निवेश हुआ। तो अलग अलग तरह के निवेश हैं जिनको बोल सकते हैं, 3 तरह का बोल सकते हैं। यहां पर निवेश व्यय हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप जब भी अर्थ निर्भर चीज बना रहे हो तो खर्च कर रहे हो, लेकिन निवेश हो रहा है क्योंकि वो पूंजी का हिस्सा बनता चला जा रहा है। तो उसमें क्या हो जाता है? एक वर्ष में फर्म का जो माल सूची इन्वेंट्री है उसके मूल्य में जो वृद्धि होती है, जो बढ़ोतरी होती है, जो सकारात्मक परिवर्तन होता है, उसे निवेश व्यय कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए, वैसे डायरेक्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, निवेश की ही अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं। जो हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड निवेश है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, व्यय बोल देते हैं, ठीक है। इसी में आपका दूसरा रेजिडेंशियल आ जाता है, आवासीय आ जाता है। तीसरा जो आपका जाता है वो स्थिर व्यवसाय निवेश आ जाता है। जो फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल में क्या होती है भाई? जो माल सूची है वो तो आप माल बनाते जा रहे हो, उसको बेचोगे, वो फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन फिक्स क्या होता है? आपके यहाँ प्लांट में मशीन है, आपकी बिल्डिंग है, इस तरह की जो चीजें होती है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड पूंजी है, स्थिर पूंजी है। तो स्थिर पूंजी में अगर आप निवेश कर रहे हो तो उसको क्या बोल देते हैं? फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जैसे मशीनरी में वृद्धि किया, फैक्ट्री है, भवन है, फर्म द्वारा लगाए गए उपकरण है, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनमें अगर आप कुछ निवेश कर रहे हो तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। तो एक इन्वेंट्री वाला इन्वेस्टमेंट हुआ, एक फिक्स्ड एसेट्स में हुआ, और तीसरा आवासीय हो गया, आपने घर वगैरह बना दिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? आवास सुविधाओं का
योग हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अभी प्रोडक्ट मेथड में हम लोगों के जो अलग अलग तरह के फॉर्मूला निकल करके आ रहे थे, हम लोगों ने सारी चीजें समझ ली। अब खटाखट कुछ नहीं करना, हमें सारे लोगों को ग्रॉस वैल्यू को ऐड कर देना है, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मेथड से हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। फिर हम लोग अगले अपने आगे इस जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ये सारी चीजें देखेंगे।